आप सभी लोगों का इस विशेष पार्टी की मीडिया बाइट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, 27 सितंबर अर्थात परसों साथियों 27 सितंबर अर्थात परसों हिंदुस्तान के अन्नदाता अपनी जायज़ मांगों को लेकर भारत बंद का जिन्होंने आह्वान किया है, हम उस बंद का, कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता उस शांतिपूर्ण बंद का स्वागत करते हैं और हम पूरी ताकत से उस बंद में भारत के अन्नदाताओं के साथ हैं। और उसका कारण आपको समझना पड़ेगा। 9 माह से अधिक समय हो गया हिंदुस्तान के अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं। 9 माह से अधिक समय हो गया। 600 से ज़्यादा अन्नदाताओं ने अपने प्राण त्याग दिए। हिंदुस्तान की सरकार में बैठे लोग, उनसे मिलना, उनसे सहानुभूति तो बहुत बड़ी बात हो गई, उनके लिए एक ट्वीट तक नहीं किया गया। 600 से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। ठंड में, बारिश में पूरी गर्मी निकाल दी उन्होंने, उस आंधियां तूफान निकाल दिए, पर वो अपने जायज़ मांगों को लेकर सड़क पर बैठे हैं। और दिल्ली में बैठी सरकार 20 किलोमीटर दूर जो लोग किसान भाई बैठे हैं, अन्नदाता बैठे हैं, उनसे मिलने का समय उनको 9 महीने से अधिक समय हो गया, पर उन्हें नहीं मिला। और सरकार में एक शब्द बहुत कॉमन है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। मैं भी आपको एक क्रोनोलॉजी बताता हूं हिंदुस्तान के किसानों की व्यथा का, और 2014 से ही स्टार्ट करेंगे। 2014 में सरकार में आते ही इस सरकार ने क्या किया? हिंदुस्तान के अन्नदाताओं की जमीन को हड़पने का प्रयास भूमि अधिग्रहण बिल को लाके किया। 2015 में क्या चालू किया? 2015 में शपथ पत्र देकर ये बोला सुप्रीम कोर्ट में भारत की सरकार ने कि अगर हम स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर एमएसपी दे देंगे तो मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे। 2016-17 में क्या किया? जो हिंदुस्तान के किसानों का बजट है वो बीमा के नाम पर, फसल बीमा के नाम पे प्राइवेट कंपनियों के हवाले उस बजट में से बड़ी राशि कर दी। उसके बाद क्या किया? जब जीएसटी लगा तो पहली सरकार है हिंदुस्तान की आजादी के बाद जिसने कृषि पर टैक्स लगाया है। ट्रैक्टर हो, फार्म इक्विपमेंट्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, बीज हो, हर चीज को जीएसटी के दायरे में 12 से 18% का टैक्स हिंदुस्तान की सरकार ने कृषि पर लगाया। उसके बाद क्या हुआ? 2020 और अभी के वर्ष आधा 9 महीने हो गए 2021 में, डीजल के दाम जो 2014 में 55 रुपये 50 रुपये प्रति लीटर के बीच थे, वो आज देश के अधिकांश भाग में 100 रुपये के आसपास चल रहे हैं प्रति लीटर। एक स्टडी के अनुसार पिछले 7 सालों में कृषि की लागत में 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। ये सिर्फ कॉस्ट में इंक्रीज है, 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। तो अगर मैं 1 हेक्टेयर का अगर छोटा किसान हूं तो मेरी कृषि की लागत में 25,000 रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। आप क्या 25,000 रुपये किसान को कंपनसेट कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान 27 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। ये मैं नहीं, भारत सरकार का आंकड़ा है, 2018-19 का आंकड़ा है और कोरोना के पूर्व का आंकड़ा है कि हिंदुस्तान का किसान कृषि से 27 रुपये प्रतिदिन कमा रहा है। भारत सरकार का ये आंकड़ा देता हूं कि 2018-19, 2012-13 में
हर किसान के ऊपर 47,000 रुपीस का कर्ज था, जो 2018-19 में बढ़ के 74,121 रुपए हो गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये सिचुएशन असेसमेंट सर्वे जो भारत सरकार ने कराया उसकी फाइंडिंग्स है। 2012-13 में एक किसान के जो कुल आय होती थी एक किसान परिवार की, उस कुल आय में खेती से होने वाली आय 48% थी, जो आज 18-19 में 38% रह गई है। 27 रुपए प्रति किसान, एक किसान एक दिन में 27 रुपए कमाता है। खेती से होने वाली आय जो 12-13 में 48% थी किसान की कुल आय में, वो 38% रह गई। ध्यान रहे साथियों, 5 महीने बाद वो दिन आने वाला है जब भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का। फरवरी 2022 मुझे अच्छे से याद है और हिंदुस्तान के अन्नदाताओं को भी याद है। आपने तो आय डबल करने की बात करी थी और भारत सरकार का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे कहता है कि किसानी से, खेती से होने वाली आय जो 48% आय होती थी किसान परिवार को, वो 38% रह गई। आपने तो डबल करने की बात करी थी और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे बोलता है कि 27 रुपए प्रतिदिन एक किसान कमाता है। आपने तो किसानों की आय डबल करने की बात की थी, पर 12-13 की तुलना में 18-19 में प्रति किसान कर्ज 47,000 से बढ़ के 74,121 रुपए हो गया। और आपने क्या किया? आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम अगर एमएसपी देंगे तो मार्केट्स डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, हम स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी का निर्धारण नहीं कर सकते। आपने क्या किया? आपने ये किया कि गेहूं की फसल पे 40 पैसे प्रति किलो एमएसपी बढ़ाई है। 40 पैसे प्रति किलो एमएसपी गेहूं पर बढ़ाई और उसका ढिंडोरा पीटा जा रहा है। क्या हिंदुस्तान का किसान जो 25,000 रुपए, जिसकी लागत 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बढ़ी है, उसको क्या 40 पैसे प्रति किलो की एमएसपी बढ़ाना जायज है? क्या वो एमएसपी की अपनी लीगल राइट की मांग करता है तो क्या वो गलत है? क्या वो ये कहता है कि ये जो 3 काले कानून है उस पे ना थोपे जाए? जो सरकार किसानों के लिए मंडियां बंद करवाने का काम कर रही है, उस सरकार के खिलाफ अगर किसान यूनियन भारत बंद का आयोजन करते हैं तो हर व्यक्ति, हर हिंदुस्तानी, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता उस बंद के साथ है। क्योंकि अगर सरकार मंडी बंद करवाने का काम करेगी, अगर किसान इन 3 काले कानूनों से किसानों की जमीन, किसानों की खेती, किसानों की मेहनत अपने चंद मुट्ठी भर दोस्तों के हवाले करने का काम करेगी, तो हर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन, इस बंद के साथ खड़ा है। साथियों, आज इसी बाबत हमने सोचा था कि इसी विषय पर हम अपनी बात रखेंगे। मैंने सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या, किस तरह क्रोनोलॉजिकली किसानी और खेती को इस सरकार ने डेंट दिया है, किस तरह से जनवरी से लेके अब तक, जनवरी के पश्चात किसानों से सरकार मिली तक नहीं है, ना उनके यूनियन के लोगों से मिली। वो हर बार चिट्ठी लिख रहे हैं सरकार को कि हमारी जायज़ मांगों को आप क्यों नहीं उस पर बात करना चाहते, उस पर बात भी नहीं करना चाहते। और मुझे तो आश्चर्य जब होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। जब मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे कि एमएसपी की लीगल राइट होना चाहिए, आज वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं। उन्हीं के पार्टी के लोग मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, कहते हैं एमएसपी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? एक आंकड़ा देना चाहता हूं आप सब लोगों के सामने। 10 लाख करोड़ से ज्यादा कॉरपोरेट लोन बट्टे खाते में डाले गए पिछले 7 सालों में। क्या किसान का 1 रुपए का भी लोन बट्टे खाते में डाला गया? उल्टा उसके ऊपर तो जो डेट था, पर फार्मर जो डेट था, वो 47,000 से बढ़ के 74,121 हो गया। और नतीजा क्या हुआ? जब लागत बढ़ती है,
जब किसानी की लागत बढ़ती है तो उसका मुनाफा कम होता है, और मुनाफा कम होता है तो आंकड़ा आता है 27 रुपये प्रतिदिन, 27 rupees per day as per Government of India. A farmer is earning in the year 2018-19. This is called as farm welfare. आपने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का नाम तो किसान कल्याण कर दिया, पर आपके मन में ना तो कल्याण की भावना है, ना आप कल्याण करना चाहते हो, ना आप कल्याण के बारे में चर्चा करना चाहते हो। प्रधानमंत्री जी, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी बार बार कहते हैं कि इन 3 काले कानूनों के अलावा हम हर बात पे बात करने के तैयार हैं। क्या आप एमएसपी की लीगल राइट क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आप तो ऑर्डिनेंस सरकार हो, आप तो 1 घंटे में ऑर्डिनेंस बना देते हो। आपने तो कोरोना काल में, जब हिंदुस्तान के किसान 3% कंट्रीब्यूशन कर रहे थे जीडीपी, एग्रीकल्चर ग्रोथ कोरोना काल में 3% थी, जब सारे उद्योग धंधे गिर रहे थे, उस समय भी हिंदुस्तान के किसान, हमारे अन्नदाता अपनी मेहनत से 3% पॉजिटिव ग्रोथ कर रहे थे। उस दौरान आपने बिना विमर्श के, बिना विचार के, बिना कंसल्टेशन के 3 काले कानून थोप दिए। और जब हम ये पूछ रहे हैं, हिंदुस्तान के अन्नदाता ये कह रहे हैं कि इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए, तो आप कह रहे हो इसके अलावा हम कोई बात नहीं करना चाहते। अगर आप ऑर्डिनेंस से 3 काले कानून थोप सकते हो, तो क्या एक ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता कि कोई भी सरकार, कोई भी प्राइवेट पार्टी एमएसपी से कम अगर किसान की फसल को खरीदेगा तो वो दंडनीय अपराध होगा? क्या ये 1 पेज का ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, पर आपकी ना तो नीति है फार्मर्स वेलफेयर की, ना नियत है। साथियों, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अंग्रेजी में भी ब्रीफली बता दूंगा और उसके बाद आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। September 27th, the Bharat Bandh called by the Farmers Union and the farmers of our country, the Congress party and every worker of Congress party support this peaceful bandh. And we will give you the reasons of this. Number 1, see how strategically, sequentially, chronologically, the agriculture sector of our country got a permanent dent in last 7 years. I will start from the year 2014. After coming to the power, the first thing which the Modi government did is to come out with a order that if we are going to purchase the MSP as per the formula given by Swaminathan Commission, the markets are going to be distorted. Means if MSP is implemented, markets are distorted. What kind of economics is this? Thereafter, in the name of agriculture insurance, you gave a major portion of agriculture budget to the insurance companies. After that, as per one study, in last 7 years, the per hectare cost of farming got increased by rupees 25,000. Thereafter, we had seen that this is the first government in last 70 years plus who had imposed a tax on agriculture in the form of GST. There is a GST on tractors, GST on pesticides, GST on seeds, GST on farm equipments. You are indirectly taxing the agriculture. And what is the result of all these things? The result is this, that as per the situation assessment survey of Government of India, a farmer on an average is earning 27 rupees per day. The result is this, that in 2012-13, a farmer is having a debt on an average of 47,000, which got increased to 74,121 in the year 2018-19. This is the result. That is the reason we support this bandh, because what farmers are demanding? Farmers are demanding that you take back these 3 black laws which were imposed
without following any democratic process, without following any consultation process. What they are demanding? They are demanding that MSP should be given as a legal right to every farmer. And I am surprised that why Prime Minister Modi is opposing Chief Minister Modi. When UPA 2 was in power, the Chief Minister Modi gave in writing that MSP should be given as a legal right. Now he is opposing his own words, and his entire party is opposing his words. We demand that the due process of discussion with the farmers should be initiated, because they are sitting on the borders of Delhi for last more than 9 months' time. We demand that these 3 black laws which were imposed without any consultation should be taken back. We demand that MSP should be given as a legal right to every farmer, because we don't want only jumlas, because in the next 5 months the cut-off date will come when the Prime Minister had promised that he is going to double the farmers' income. But unfortunately, if we compare 12-13 income of a farmer's family with 2018-19 income, the income which was 48% due to farming in the total income of a farmer had got reduced to 38%. So we support this peaceful Bharat Bandh on September 27, 2021. Thank you. देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से जो भी कार्य होगा, क्योंकि ये बंद एक तरह का कोई ये कोई जबरदस्ती का बंद नहीं है। हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनियन है, आज मुझे पता चला बैंक यूनियन भी उस बंद को सपोर्ट कर रही है, बड़े बड़े समूह इस बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सेल्फ इम्पोज्ड बंद है, क्योंकि जो सरकार मंडी बंद करवा रही है उस सरकार को जगाने के लिए किसान भारत बंद करवा रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूं ना कि कांग्रेस का वर्कर पूरी तरह से इस शांतिपूर्ण बंद के साथ है। देखिए, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जब भी कोई विदेशी दौरे पे जाते हैं तो वो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, अभी भी प्रधानमंत्री जी गए हैं। वो क्या करके आए हैं वो आने के बाद बताएंगे। पर लोकतंत्र का स्तंभ हिंदुस्तान, महात्मा गांधी का कर्म भूमि जन्मभूमि हिंदुस्तान, उसके बारे में विदेशी धरती पर हमारे प्रधानमंत्री जी को अगर कोई पाठ पढ़ाया जा रहा है तो उसे उनको सकारात्मकता से लेना चाहिए। कमला हैरिस ने क्या कहा, और आप इसको समझिए, हम तो बोलते ही हैं। कमला हैरिस ने कहा कि दुनिया भर में लोकतंत्र खतरे में है और यदि स्थिति को सुधारना है तो भारत को साथ आना होगा। और उसका कारण है, ये वक्तव्य क्यों आया उसका कारण समझिए आप लोग। फ्रीडम हाउस एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, उसने क्या कहा, जो डेमोक्रेसी को रेट करती है, दुनिया की डेमोक्रेसीज को रेट करती है फ्रीडम हाउस, फ्रीडम हाउस ने भारत के लोकतंत्र की रैंकिंग को नीचे गिराया है और स्वतंत्र, आंशिक रूप से स्वतंत्र लोकतंत्र की श्रेणी में भारत को डाला है। पार्शियली इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी। फ्रीडम हाउस के अनुसार हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, आंशिक रूप से स्वतंत्र है। दूसरी रेटिंग एजेंसी, क्योंकि ये बड़ी रेटिंग है डेमोक्रेसीज की, दूसरी रेटिंग एजेंसी स्वीडन की वीडैम कहती है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था चुने हुए निरंकुश शासन में तब्दील हो गई है। ये हम नहीं कह रहे, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज बोल रही है जो लोकतंत्र को वैल्यू करती है।
प्रेसिडेंट बाइडेन ने प्रधानमंत्री जी को महात्मा गांधी के वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस, टॉलरेंस याद दिलाए। हम नहीं दिला रहे, क्योंकि जब वो भी सुनते होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री अब्बा जान, भाई जान, चचा जान की बात करते हैं, तो उन्होंने ये वक्तव्य दिए हैं। हमारे को महात्मा गांधी के वैल्यूज को सीखना पड़ रहा है। दुनिया के दूसरे देश हमें बता रहे हैं कि वैल्यूज ऑफ महात्मा गांधी इज टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, इक्वलिटी। Values of Mahatma Gandhi is not hatredness, which you are promoting in last 7 years. जब इस तरह की बात आती है, प्रधानमंत्री जी ने किस तरह के आर्थिक समझौते किए, वो आएंगे, बाहर आएंगे, उस पर हम टिप्पणी करेंगे। और भारतीय होने के नाते मुझे उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक समझौते हुए होंगे, पर हमें महात्मा गांधी की सीख अगर कोई सिखा रहा है तो ये इसको आपको सकारात्मकता से देखना होगा। इसको आपको देखना होगा कि ऐसा क्या हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी को फ्रीडम हाउस ने आंशिक पार्शियली स्वतंत्र डेमोक्रेसी कहा। ऐसा क्या हुआ कि स्वीडन की वीडैम ने हमें निरंकुश शासन में तब्दील होना बताया है। ये बात सोचनी पड़ेगी, ये बात सोचनी पड़ेगी जब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज बाहर आके बोले कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। ये बात सोचनी होगी। तो प्रधानमंत्री जी, मुझे उम्मीद है आपका दौरा सफल रहा होगा। और ये जो चीजें, क्योंकि इन चीजों को सुन के देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है, क्योंकि हम तो डेमोक्रेसी के टेम्पल है। दुनिया का हर देश जब डेमोक्रेसी को सीखता है या सीखना चाहता है तो भारत की ओर देखता है। तब जब अमेरिका भारत के लिए ऐसी बात की, ऐसे शब्दों का उपयोग करता है, तो हर हिंदुस्तानी का सर शर्म से झुकता है। जब वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बोलती है कि लोकतंत्र खतरे में है और स्थिति को सुधारने के लिए भारत को साथ आना पड़ेगा, इसका इनडायरेक्ट मैसेज प्रधानमंत्री जी समझिए। आपने तो जो करना था वो किया, आपने किस तरह से भारत का रिप्रेजेंटेशन किया, पहले उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपने अब की बार उसकी सरकार, वो भी आप करके आए अमेरिका में, क्या हुआ उसका नतीजा आज पूरी दुनिया देख रही है। पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को स्वावलंबी बनाने के लिए न्यूक्लियर डील साइन करके आते थे। पहले प्रधानमंत्री जी जाते थे तो लोगों का, भारत के लोगों को H1B वीजा में किस तरह सुविधाएं मिले इसकी बात करके आते थे। मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ अच्छे काम किए होंगे, क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर इस तरह की टिप्पणियां हमें ही हमारे पूर्वजों की बातों को याद दिलाने का मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ये मानती है कि जिस तरह से पिछले 7 साल में संस्थाओं को डेंट दिया गया है, पिछले 7 साल में एक एक करके संस्थाओं को कमजोर किया गया है, उससे लोकतंत्र सुदृढ़ नहीं हो सकता। और फिर इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं। देखिए, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, हर राजनीतिक पार्टी का एक प्रोसेस होता है, एक कंसल्टेशन होता है, वो कंसल्टेशन चल रहा है। और मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि जैसे ही उस कंसल्टेशन का कुछ निर्णय होगा आपको जरूर हम अवगत कराएंगे। ये एक प्रोसेस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक्स पार्टी में चलता है वाई में नहीं चलता है। ये एक प्रोसेस के थ्रू काम होता है, क्योंकि व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की तो चीज़ें हैं नहीं कि आप किसको भी कुछ भी कर दो। सोचा जाता है, डेलिब्रेशन होता है, डिस्कशन होता है, वो प्रोसेस जारी है। Had you seen any statement by Honorable Home Minister about this? The leader of opposition, the principal opposition parties leaders, they are tweeting, they are asking that Government of India should interfere. Had you seen any statement by Honorable Home Minister on that?
And in the past also we had seen that a state police of one state is fighting against the state police of another state. What's going on? And no, everybody is silent. Nobody is making any comment on that. What is the reason of these things? आपने तो असम चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करी थी, कहां है वो? कहां है वो धरातल पे? आपने तो कई वादे किए थे, ऐसे वादे किए थे जो आपको अभी याद भी नहीं होंगे, पर मुझे एक एक वादा याद है, एक एक आपका शब्द याद है। क्या कर रहे हो आप हमेशा 70 साल 70 साल 70 साल। मैंने 70 साल में मैं चैलेंज करता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में 70 साल में ऐसा कोई दिन नहीं आया जब एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पे फायरिंग कर रही है और देश के गृह मंत्री जी चुप है। देश के गृह मंत्री जी को समय नहीं है कि वो आसाम जाके बात करें, उनके पास समय नहीं है कि इस मैटर को कैसे रिजॉल्व कराएं। वो कहां है देश के गृह मंत्री जी? वो भी अमेरिका गए हैं क्या? मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे को जो मीडिया से जो जानकारी है उसके अनुसार वो तो आज कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कोऑपरेटिव के अंदर। देश में लॉ एंड ऑर्डर की भयानक स्थिति आ गई, गृह मंत्री जी कोऑपरेटिव खेल रहे हैं। कोर्ट रूम के अंदर गोलियां चलती है, लोग कोर्ट रूम के अंदर 10-10, 20-20 राउंड फायरिंग हो रही है। गृह मंत्री जी कहां है? क्या है उनका स्टेटमेंट? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? और वो कोर्ट रूम कोई सुदूर इलाके का नहीं है, देश की राजधानी का कोर्ट रूम है। क्या गृह मंत्री का काम सिर्फ भाषण देना ही है? क्या गृह मंत्री का काम सिर्फ उत्तर प्रदेश के दौरे करना ही है चुनाव के पहले? क्या गृह मंत्री का काम अहमदाबाद में दौरे करना ही है? क्या गृह मंत्री का काम अपने पुत्र को क्रिकेट में आगे बढ़ाना ही है कि कोई और भी कोई कार्य हिंदुस्तान के गृह मंत्री के पास है? अगर इस नाजुक अवस्था में भी अगर गृह मंत्री जी अगर खामोश है, अगर कोई एक्शन नहीं लेते, तो ये मजबूत सरकार नहीं, ये मजबूर सरकार के इंडिकेशंस है। और हिंदुस्तान के लोगों ने कभी भी मजबूर लोगों को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल और है, बिहार के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी, जिसमें सोनिया गांधी का भी नाम है, और जातीय जनगणना की मांग उठाने की अपील की है, जिस पर सरकार का पक्ष सामने आ रहा है कि नहीं करवा सकते। इस पर कांग्रेस का रुख क्या है? देखिए, इसके लिए हमने एक थॉट प्रोसेस, एक लोगों का ग्रुप बनाया, वही इस बारे में अपनी टिप्पणी करेंगे। उस बारे में आपको इस बारे में जानकारी होगी कि एक ग्रुप है जो इस बारे में अध्ययन कर रहा है। हम भी इस बारे में बात करें, फिर विस्तार से इस बारे में हम कमेंट करेंगे। देखिए, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने, मुझे लगता है 5-6 पुराने लोकसभा के चुनाव जरूर आपके ध्यान में होंगे। कभी आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते देखा? जर्सी गाय। कभी आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते देखा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, रेनकोट पहन के नहाना। कभी आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस शब्दों का उपयोग करते देखा? दीदी ओ दीदी। कभी आपने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इन शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा? शमशान कब्रिस्तान। क्या आपने देखा? देखिए, हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री पद का बहुत आदर सम्मान हर व्यक्ति करता है, भले उसका कोई भी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो या नहीं हो। पर जब प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो मैसेज तो डाउन जाता है ना। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति देखता है ना कि प्रधानमंत्री जी की ये भाषा। आइडियोलॉजी एक अपनी तरफ है। मैं कभी भी हमेशा कहता हूं कि हमारा आइडियोलॉजिकली हमारा इश्यूज हैं,
हम एक दूसरे की आइडियोलॉजीज के खिलाफ हैं, पर प्रधानमंत्री पद पे बैठे व्यक्ति अगर चुनावी सभाओं में जाके 10,000 दूं के 25,000 दूं, इस तरह की बातें करते हैं तो क्या मैसेज जाता है? क्या मैसेज जाता है जब कहते हैं ये मुफ्त दे दूं? अरे हिंदुस्तान में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हम करदाताओं का, आपका, मेरा, करोड़ों लोगों का पैसा है। आपका मुफ्त तो जब हो जब आप अपनी प्रॉपर्टी बेच के कोई चीज मुफ्त दो। हमने ये मुफ्त दे दिया। आपने क्या मुफ्त दे दिया? आपने करदाताओं का पैसा आगे दिया है। तो जो लैंग्वेज और जो जिस तरह की भाषा का आप प्रयोग, जो उदाहरण दिए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस पार्टी का हर व्यक्ति ये मानता है कि भाषा की मर्यादा हमेशा रहनी चाहिए, पर एग्जाम्पल्स हैज टू बी सेट एट द टॉप। एग्जाम्पल्स टॉप पे होने चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री जी अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, जब देश के प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होके मनरेगा आपकी नाकामी, अब मनरेगा तो आज देश बचा हुआ ही मनरेगा के कारण है, आप पूछ लीजिए किसी से, और स्वयं ने उसका बजट बढ़ा दिया। देखिए, व्यंग्य अलंकार जब अच्छे लगते हैं जब सब्सटेंस होती है बात में, पर आप सिर्फ व्यंग्य में ही बात करो विदाउट एनी सब्सटेंस, तो वो सिर्फ मेरे नजरों में उसको कहते हैं छिछोरापन, और हिंदुस्तान में छिछोरापन की कहीं पे भी जगह नहीं।